Hello, my dear students. I welcome to Saya Saran classes. So, 9th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशंस को। सो बेसिक कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिया था कि ग्रेविटेशन होता क्या है। अर्थ के ऊपर जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स अगर कोई भी चीज ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं वो जमीन के ऊपर वापस आती है तो क्या होता है, वो ग्रेविटी होता है, उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि क्या होता है यूनिवर्सल लॉ। क्यों भाई कोई भी दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स जो लगता है वो क्या होता है। सो आज की क्लास में ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो हर एक लाइन को पढ़ेंगे और उसको हम फिर एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि अच्छे से हमें वो क्लियर हो सके। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटेशन। कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर, जो हमारे यूनिवर्स है दुनिया है उसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगा के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशन कहते हैं। मान लो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है m1 m2, इनका मास हो जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, ये a ऑब्जेक्ट है ये b है, इसका मास हो जाएगा m1, b का हो जाएगा m2। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, है ना। जो अट्रैक्शन होगा, फोर्स लगेगा एक दूसरे की तरफ आने के लिए, उसको हम F से डिनोट कर देंगे। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो इस लाइन को समझते हैं यहां से लेके यहां तक। दोबारा पढ़ो, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। कि भाई मास का प्रोडक्ट मींस दोनों के मास की आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का साइन यही होता है, मास 1 इंटू में मास 2, ए ऑब्जेक्ट का मास और बी ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। सेकेंड लाइन देखो यहाँ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई जो ये पहले तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना उनका सेंटर पॉइंट ले लेंगे और दूसरे का सेंटर पॉइंट ले लेंगे। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट से लेके सेकेंड ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट तक अगर ये हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस कहलाता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। अब ये यहां पर कहता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इनवर्स का मतलब हो जाएगा 1 बाय में डी, डिस्टेंस का स्क्वायर ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फैक्ट आ गए दो ऑब्जेक्ट के बारे में कि ग्रेविटी होती है जब उनके बीच में ग्रेविटेशन होता है उनके बीच में, तो ये कंडीशन हो सकती है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ और लॉ कहा जाता है। अब आगे देखो फॉर्मूले को, ये इतना फॉर्मूला तो हमें यूज नहीं करना भाई, प्रोपोर्शनल में थोड़ी ना हम यूज करते हैं। अब हमें इन्हें इक्वल टू बनाना है, तो प्रोपोर्शनल को हटा के हम एक जी कांस्टेंट यूज कर लेंगे इनके लिए। क्या यूज कर लेंगे हम, एक जी कांस्टेंट, प्रोपोर्शन को हटा देंगे और जी कांस्टेंट यूज कर लेंगे। अब देखो एफ प्रोपोर्शनल टू बोथ मास था, एफ प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर था, है ना। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर रहेगा ये नीचे आ जाएगा, जी इंटू में m1 m2 डिवाइड बाय में डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर आ गई, ओके। इसको ऊपर लिख देंगे, यहां से हम इसको हटा देंगे। क्लियर है यहां तक। तो फाइनली हमारे पास फोर्स किसके इक्वल हो गया, जी कांस्टेंट था हमारा m1 इंटू m2 बाय में डी स्क्वायर के। अब हम देखो मैथमेटिकल टर्म यूज करके हम जी निकाल सकते हैं और एफ तो हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो जो जी के साथ मल्टीप्लाई है ये तो मैथमेटिकल टर्म सभी को आती है
है ना। जी के साथ जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जी इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा इनवर्स हो जाएगा, इधर वापस आएगा, तो ऊपर हो जाएगा एफ इंटू में डी स्क्वायर डिवाइड बाय में m1 बाय में m2। मैथमेटिकल तो सभी को आता होगा, है ना, कि अगर ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके इसका इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, है ना। एक ही बात होती है, या तो डिवाइड करोगे तो वहां जाके भी तो हमें इनवर्स करना पड़ेगा, तो यहाँ पर या तो इसको इनवर्स ला के मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो। ओके, क्लियर है इतना। फिर आगे देखो, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया G इज इक्वल टू एफ फोर्स इंटू में डिस्टेंस के डिवाइड बाय में मास प्रोडक्ट ऑफ मास 1 इंटू में मास 2। अब हमें ये पता है कि वैल्यू ऑफ G होती है 6.673 लिख सकते हैं, ठीक है। या मेनली आपको यही याद रखनी है, 6.673 इंटू में 10 की पावर -11 एन एम स्क्वेयर kg -2। अब देखो ये कहां से आ गया मैम, हमने जी तो निकालना सीख लिया, तो ये है क्या बोला हमारे पास, जो एन एम स्क्वेयर kg -2 आया है, ये है क्या। सो स्टूडेंट ये है जी की एसआई यूनिट, जी की एसआई यूनिट। अब ये एसआई यूनिट को हम कहां से फॉर्म हुई ये देखेंगे, कहां से ड्राइव हुई। सो इसका डेरिवेशन आपको याद करना है। ये आपके पास फॉर्मूला था, हमें ये पता था एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, हमारे पास फोर्स को मापते हैं हम न्यूटन में, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, डिस्टेंस को हम मापते हैं मीटर के अंदर, मीटर। फिर हमारे पास है मास, मास मापा जाता है केजी के अंदर, एसआई यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू केजी। भाई मास तो यहाँ पर m1 और m2 है, वन ऑब्जेक्ट का और सेकंड ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर केजी हो जाएगा 2 टाइप। अब फॉर्मूले के अंदर रखते जाओ सेम को, कि फोर्स का क्या था हमारे पास न्यूटन, डिस्टेंस का था एसआई यूनिट थी हमारे पास मीटर, लेकिन डिस्टेंस तो स्क्वायर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर देंगे। फिर हमारे पास मास का था केजी में, सो केजी इंटू केजी हो जाएगा केजी का स्क्वायर, तो मैं जी को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय में केजी स्क्वायर। अब ये केजी नीचे हमें रखना नहीं है, तो केजी को ले जाएंगे हम ऊपर, ऊपर ले जाएंगे तो देखो ये ऐसे हो जाएगा ना, एन एम स्क्वायर इंटू में 1 बाई केजी भी तो लिख सकती हूँ। नीचे पावर होती है तो इसको ऊपर ले जाओ और पावर को हम माइनस में कर देंगे, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है कि हमने पावर को क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, ऊपर ले जाके ऐसे लिख सकते हैं ना। मैथमेटिकल आपको फॉर्मेट आना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से ये एसआई यूनिट हम फाइंड करते हैं, निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि एसआई यूनिट आपको किस तरीके से निकालनी है। अब आगे देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस और देख लेते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्ट हो जाएगा इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सबसे पहले जो ग्रेविटेशन होता है उसका इंपॉर्टेंस यही होता है कि जो हम अर्थ के ऊपर टिक पाते हैं ना, हमें अर्थ के साथ बांध पाता है, तो वो ग्रेविटी बांध पाती है। अगर ग्रेविटी ना हो ना तो हम हवा में ऐसे उड़ेंगे, ठीक है, जैसे पतंग उड़ती है ना हवा में, तो हम भी इसी तरीके से हवा के अंदर उड़ते रहेंगे। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंस हो जाएगी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। भाई जो अर्थ के अराउंड, जो ये हमारी अर्थ है इसके अराउंड जो ये मून घूमता रहता है ना, तो ये भी किस वजह से होता है, ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के वजह से ही अर्थ के चारों तरफ मून मोशन कर पाता है। थर्ड इंपॉर्टेंस हो जाएगी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। भाई जितने सन के अराउंड प्लैनेट घूमते हैं, मोशन करते हैं, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से करते हैं। फोर्थ हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून कोज टाइड इन सीज ऑन द अर्थ।
मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटी का फोर्स होता है, जो मून के ऊपर लगता है, उसी वजह से जो सीज के अंदर अर्थ के ऊपर जो वेव्स आती है उनको बांध के रखता है, उनको वेव्स में हेल्प करता है। कौन? ग्रेविटी। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ग्रेविटेशनल होता क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यू टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लेंगे ताकि ये पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर हो। ओके स्टूडेंट, क्लास कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।